नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल काफी समय हो गया है क्योंकि कंटिन्यू आप मेरे से जुड़े हुए थे कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान थी और अब तो इसकी और ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको यह पता हो चुका है कि संभवतया रिट पात्रता को लेकर अभी पिछले सप्ताह कई तरह की चर्चाओं का दौर भी रहा कि संभवतया जनवरी माह में रिट पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो उस दरमियान या उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सभी के लिए मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी कारगर रहेगी। तो जुड़िएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी कौन सी? 50वीं। आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 50 में कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे जो हो सकता है कि संभवतया अब तक आपने जो तैयारी की है उसका स्तर कैसा रहा, उन सभी पर आपकी मूल्यांकन हो सकता है। तो चलिएगा, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? 4 विकल्प दिए गए। यदि कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है, तो उसके लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? यह सवाल है। क्या उसके लिए पूर्व अनुभव होने चाहिए, भाषा होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए या समस्या होनी चाहिए? बिल्कुल व्यवहारिक आधार पर यह सवाल पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं चिंतन को लेकर। देखिएगा, कई बार यह कहा गया है कि चिंतन शक्ति ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया। यदि मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? चिंतन शक्ति है। अब आप जब चिंतन करते हो तो चिंतन शक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन ये चिंतन कब करते हो? जब आपके सामने क्या आती है? समस्या आती है। बिना समस्या के कभी आप चिंतन करते हो क्या? आप सोचते कब हो? जब आपके सामने समस्या है। एक बात सोचिएगा, जब तक रिट की डिक्लेरेशन को लेकर चर्चा नहीं थी, क्या आप लोग सोच रहे थे जैसे ही रिट की डिक्लेरेशन को लेकर चर्चा हुई, तारीख को लेकर चर्चा हुई, तुरंत आपने क्या किया? यूट्यूब पर जितने भी वीडियो डाउनलोड थे उनको आपने क्या टटोलना शुरू किया, मार्केट गए, किताबें लिखाए। तो चिंतन के लिए क्या होना चाहिए? समस्या होना अति आवश्यक है। चिंतन जब आप करते हो, भाषा का भी प्रयोग करते हो, अनुभवों का भी प्रयोग करते हो, तर्क का भी प्रयोग करते हो, लेकिन चिंतन के लिए सबसे पहला जो विशेष जो तत्व है वो है साथियों समस्या। तो इस दृष्टि से आपका डी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा। बाकी क्या हो रहे? गलत हो रहे। तो डी क्यों सही हुआ, इस पर भी हमने चर्चा की। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रचनात्मक चिंतन का संबंध है। बिल्कुल ये क्रिएटिविटी पर आधारित सवाल आया हुआ। आप रचनात्मक चिंतन करते हो। देखा जाए तो चिंतन के बहुत सारे प्रकार है। बिल्कुल ये सवाल जो पूछा गया प्रकारों से ही पूछा गया है। हम बात करते चिंतन को लेकर, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया चिंतन के प्रकार से पूछा गया है। चिंतन के प्रकार की यदि बात करें तो 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से प्रकार, एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप चिंतन करते हो तो आप एक तो सामान्य चिंतन होता है। क्या होता है? सामान्य चिंतन को लेकर आप बात करते हो। इसके अलावा और यदि अपन बात करते हैं तो एक काल्पनिक चिंतन होता, कल्पना पर आधारित। और यदि हम बात करते हैं तो एक प्रत्यय चिंतन होता है। फिर यदि अपन बात करते हैं तो एक तर्क चिंतन होता है, जिसे वैचारिक चिंतन भी कहा गया। अब चीज आती है कि काल्पनिक चिंतन जो होता है इसका संबंध जो होता है अवसादी से भी होता है। साथियों, किससे होता है? अवसादी से भी होता है। और तर्क का जो संबंध है, लॉजिक जो आप लगाते हो, वो उसमें अभिसादी का भी संबंध होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ इतने सारे विकल्प के रूप में मैंने चर्चा की, और ये सवाल किस तरह का पूछा गया उस पर भी हम दृष्टिपात करते। देखिएगा, सवाल पूछा गया रचनात्मक चिंतन का संबंध। सामान्य चिंतन जो होता है जिसे हम प्रत्यक्ष चिंतन भी कहते हैं। सामान्य चिंतन का एक नाम क्या है? प्रत्यक्ष चिंतन भी कहा गया है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लेते सामान्य चिंतन तो हर प्रकार का पशु पक्षी भी करता है, प्राणी भी करता है। एक बात सोचिएगा, जब कोई गाड़ी आती है, हॉर्न को जब हम बजाते हैं तो अगर कोई पशु वहां खड़ा है वो भी क्या आता है? दूर हट जाता है। तो इसको मंदबुद्धि बालक, अनपढ़ व्यक्ति या फिर पशु पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये सामान्य चिंतन है।
कल्पना चिंतन वो होता है जो सामने नहीं है उसके बारे में भी हम सोच लेते, हम विचार करते। हो सकता है इसके लिए हम कुछ ऐसी मौलिकता जहां होती है, कल्पना चिंतन में किसका समावेश है? मौलिकता का समावेश है। और जब मौलिकता होती है उसका संबंध किससे है? रचनात्मक प्रवृत्तियों से रहता है। इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो आपके रचनात्मक चिंतन का संबंध किससे हो रहा है? बिल्कुल कल्पनात्मक चिंतन है। और कल्पनात्मक चिंतन का एक नाम मैंने क्या बताया? इसे अभिसारी चिंतन, इसे अपसारी चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। यहां ऑप्शन में विकल्प है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। बाकी अभिसारी होगा नहीं, वैचारिक होगा नहीं, सभी होगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे साथियों आखिर इसका ए विकल्प क्यों सही हुआ, क्योंकि हमने हर विकल्प पर चर्चा की है। और अभिसारी और वैचारिक क्यों है? क्योंकि अभिसारी का संबंध जो है वो बुद्धि से, विचारों का संबंध तर्क से रहता है। तो बिल्कुल हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं और इस बार थोड़ा व्हाइट लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते, व्यक्तिगत भेदों को लेकर चर्चा हो रही है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें? क्या बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, सभी में। बात हो रही है व्यक्तिगत भेदों को लेकर साथियों। किसको लेकर? व्यक्तिगत भेदों को लेकर बात हो रही है। व्यक्तिगत भेद की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत भेद का संबंध क्या है? हमारी बुद्धि से भी रहता है। इसके अलावा हम जो धारणा बनाते हैं उससे भी रहता है। और धारणा एक तरह से क्या है? मनोवृत्ति होती। धारणा क्या होती साथियों? मनोवृत्ति होती, जिसे हम अभिवृत्ति भी कहते हैं। तो इसका संबंध किससे हो गया? बुद्धि से भी हो गया। और दूसरे नंबर पर किससे हो गया? धारणा। इसका मतलब इसका संबंध दोनों से। फिर यदि हम देखते हैं इसका संबंध आपको देखा जाए गतिशीलता से भी रहता है। किससे रहता है? गतिशीलता से भी रहता है। तो इसका मतलब इससे भी इसका संबंध है। इस दृष्टि से सभी विकल्प क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। सभी विकल्प क्या है? सही है। इसका मतलब व्यक्तिगत भेद जो बुद्धि के स्तर पर भी एक व्यक्ति दूसरे से अधिक, कोई होशियार है बोलने में, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई हो सकता वाक में होशियार है, कोई लेखन में होशियार है। तो बुद्धि के आधार पर अभिवृत्ति, किसी की धारणा स्पष्ट है, किसी की धारणा स्पष्ट नहीं है। और गतिवाही, कोई बहुत तेज गति से काम करता है, कोई धीमी गति से। तो ये व्यक्तिगत भेदों के क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। इस दृष्टि से डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिएगा। बुद्धि के समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? यानी कि बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, या समूह तत्व को किसने प्रस्तुत किया है, या समूह तत्व की अवधारणा किसने दी है? देखिएगा, बीने ने एक तत्व की अवधारणा दी, एक तत्व की अवधारणा दी है। अवधारणा तो बीने ने क्या दिया? एक तत्व को लेकर क्या की साथियों? एक तत्व को लेकर बात की। इस दृष्टि से यह क्या हो गया? गलत। बट की यदि हम बात करें तो इसने पदानुक्रमिक की अवधारणा दी, पदानुक्रमिक अवधारणा प्रस्तुत की। अवधारणा तो यह भी क्या हो गया? गलत। गिलफोर्ड जो था इसने त्रिआयामी अवधारणा प्रस्तुत की, त्रिआयामी अवधारणा दी है। अवधारणा तो यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत। तो बचा कौन? तो समूह तत्व की अवधारणा देने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? थर्स्टन था। थर्स्टन ने क्या दिया? समूह तत्व को लेकर बात कही। और इसका एक साथी था केली, ये भी इसका साथ में था। और इसने एक किताब लिखी प्रारंभिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो बिल्कुल विकल्प के रूप में ए क्या हो गया? बिल्कुल सही है, जहां समूह तत्व को लेकर चर्चा की थी। किसने? थर्स्टन नाम के व्यक्ति ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आखिर पांचवा क्वेश्चन किस प्रकृति पर है? बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न है क्या कहलाती है? यानी कि ऐसे बालक जिनकी
शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक योग्यता अन्य बालकों से क्या है, कम, यानी कि अपने सेम स्तर से भी, यानी कि एज सेम है लेकिन वो एजुकेशन में उनसे क्या हो रहे, कम। तो कम हो रहा मतलब सामान्य बालकों से वो बालक क्या हो रहा, पिछड़ रहा है। तो वो किस तरह का बालक होगा, मंदबुद्धि होगा, नहीं। बाल अपराधी होगा, नहीं। पिछड़ा होगा, प्रतिभाशाली होगा, नहीं। तो बचा कौन, सी तो बचा है साथियों, क्योंकि वो शिक्षा में क्या कर रहा है, पिछड़ रहा है। तो पिछड़े बालकों पर सर्वाधिक कार्य किसने किए थे, पिछड़े बालकों को लेकर, पिछड़े बालकों पर सर्वाधिक कार्य करने का श्रेय किसको दिया गया, सर्वाधिक कार्य किस व्यक्ति ने किए थे। एक नाम आता है सिरिल बट, क्या नाम आता है, सिरिल बट ने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का क्या नाम था, सिरिल बट का बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक के रचनाकार भी कौन है, सिरिल बट है। 1950 के आसपास लिखी गई थी किताब। तो चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण। यदि कोई बाल अपराध करता है, हम बात कर रहे हैं इस बाल अपराध को लेकर, किसको, बाल अपराध को लेकर बात कर रहे हैं। तो बाल अपराध का पिता किसे कहा गया, इसका पिता कौन है, जनक कौन है बाल अपराध का, वो है सीजर लाम्ब्रोस। कौन है साथियों, सीजर लाम्ब्रोस नाम का व्यक्ति जो है वो बाल अपराध का क्या है, पिता कहलाता है। बाल अपराध का प्रारंभिक, बहुत सारे चीज बता रहा हूं यहां, बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र की यदि अपन बात करें कि आखिर प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र क्या माना गया, तो ये बताया गया टेलीविजन, ये इसका प्रशिक्षण केंद्र था साथियों। बिल्कुल चाय भी आ गई है, बिल्कुल आप चाय का भी आनंद लीजिए मेरे साथ और साथ साथ पढ़ते भी रहिए। देखिएगा बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो साथियों टेलीविजन को बताया गया। इसके अलावा अधिकांश बाल अपराधी बालक कहां रहते हैं, ऐसा कहा गया कि गंदी वस्तु में पाए जाते। बाल अपराध की आयु क्या है साथियों, किस तरह का बाल अपराध बालक होता है। बाल अपराध 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला अपराध क्या है, बाल अपराध है। और साधारण शब्दों में बाल अपराध होता क्या है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं साथी। एक बात बताइए, आप अपने परिवार को अनुशासन में रखने के लिए कुछ तो नियम बनाओगे, उसी तरह समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम है। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाला किशोर या किशोरी उस नियम की अवहेलना करता तो उनका ये कार्य क्या कहलाता, बाल अपराध। यह बाल अपराध का कारण पूछा गया है। देखिएगा बाल अपराध कब होता है, जब उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम हो रहा है। गुणसूत्र की वजह से होता है क्या, गुणसूत्र का संबंध तो वंशानुक्रम है, तो ये तो बी विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया। क्या युद्ध करने से बाल अपराध होगा क्या, नहीं होगा, सभी विकल्प होगा नहीं। तो बच्चा कौन, आपकी इच्छा है। मान लेते हैं कि कोई किशोर को यह कहा जाता है कि आपको तो क्या है कि टेलीविजन नहीं देखना, और जबरदस्ती टेलीविजन देख रहा है। अब समाज में कई तरह के कोई चीज को रोका जाता है कि बेटा ये चीज गलत है, और उस चीज को आप करते हो समाज के नियम के विरुद्ध, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, बाल अपराधी तो कहलाएगा। तो साथ में चाय का भी आनंद लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक को चीजें या लाभ में बदल सकता है। बात हो रही है कि किसी तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल कर लेता है, ठीक है, किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, बाद में वो अपने जो उसके जो प्रति सानिध्य रखता है, जिसको उसके इच्छा की देने की है, उस इच्छुक को वे कार्य लाभ में बदल देता है, तो वो विलोपन कहलाएगा, गठन कहलाएगा, टोकन इकोनॉमिक कहलाएगा, या सभी। देखिएगा विलोपन तो क्या होता है,
विलोपन तो पावलो के सिद्धांत पर आधारित है। ये पावलो के सिद्धांत को लेकर बात हो रही विलोपन में। तो पावलो क्यों, ये जब अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करते हो तो स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ उसका संबंध जुड़ जाता, उसे विलोपन कहा गया। गठन करना होगा नहीं, उसे क्या कहोगे, आप लाभ पहुंचा रहे हो। टोकन इकोनॉमिकी के नाम से, उसको इकोनॉमी के नाम से पहचान मिली है। तो बिल्कुल सी विकल्प क्या माना गया। आपको कोई चीज प्राप्त है, फिर अपने चेहतों को आप वो चीज दे देते हो तो वो एक तरह से क्या है, टोकन इकोनॉमी ही कहलाएगी साथी। तो सी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। समायोजन का सिद्धांत देने वाला इनमें से कौन नहीं है। देखिए, समायोजन के सिद्धांत की यदि अपन बात करें, फ्राइड, वाटसन, कोलजुंग और लेजारस, इनमें से कौन सा ऐसी शख्सियत है जिन्होंने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, समायोजन को लेकर चर्चा नहीं की। यदि आप ये सोचते हो सिगमंड फ्राइड, तो ये आपका विकल्प बिल्कुल क्या होगा, एकदम करेक्ट नहीं होगा। इसने समायोजन को लेकर चर्चा की है। यदि आप सोचते हो लेजार्स, तो ये विकल्प आपका क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, गलत। यदि आप सोचते हो कोलजुंग, तो ये भी गलत। वाटसन ने जो कहा व्यवहारवाद को लेकर बात कही, बाकी तीनों ने समायोजन को लेकर बात कही। तो बी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हो। रक्षा युक्ति है, कौन सी है। सामाजिक प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया है, संवेगात्मक प्रक्रिया है, या एम सुरक्षात्मक है। देखिएगा, हम बात कर रहे रक्षा युक्ति की। रक्षा युक्ति को हम मनोरचना भी कहते हैं, और समायोजन की मनोरचना से यह सवाल पूछा गया। इसको आत्मरक्षा तंत्र भी कहा गया। आत्मरक्षा तंत्र के नाम से भी इसको क्या किया, संबोधित किया गया। तो सोचेगा इनमें से रक्षा युक्ति कौन सी है। सामाजिक प्रक्रिया एक सोशल प्रोसेस होता है जो कि रक्षा युक्ति का भाग नहीं है। और परामर्श प्रक्रिया केवल विधियों से संबंधित है, ये विधि से संबंधित है साथी, रक्षा युक्ति से नहीं है। और संवेगात्मक प्रक्रिया आपके इमोशन को लेकर चर्चा होती है, तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन, अहम सुरक्षात्मक जो युक्ति है वो रक्षा युक्ति ही कहलाती है। तो डी विकल्प क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ गया 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, सोचेगा। बच्चा जैसा व्यवहार का उदाहरण, यदि कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे की तरह अपना बिहेवियर प्रदर्शित करता है तो उसका उदाहरण क्या है। आक्रमणकारी है, समन है, दमन है, या प्रतिगमन। देखिएगा, हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। आक्रमणकारिता का मतलब है कोपिंग व्यवहार। इसका संबंध तो किससे है, कोपिंग व्यवहार यानी क्रोधपूर्ण व्यवहार। क्या है, क्रोधित व्यवहार से है, क्रोधित व्यवहार से है। समन का अर्थ होता है नजरअंदाज से, नजरअंदाज। जैसे आप किसी से कहते हो, कॉपी मांगते हो, भैया कॉपी देना, या किसी से नोट्स मांगते हो, नोटबुक मांगते हो, पेन मांगते हो, और वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। किसी से आप रास्ता पूछते हो, भैया ये रास्ता गांधीनगर का यही है क्या, और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, नजरअंदाज किया जाता है। वो आपसे बात करना चाहता है, आप नजरअंदाज करते हो, वो क्या कहलाता है, समन। और दमन का मतलब इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, बलपूर्वक दबाना। हवाई जहाज में यात्रा करना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है, तो आप ये कहते हो
कि वायुयान की यात्रा गड़बड़ है, हवा में जाने वाला हवा में रहता है, तो ये क्या कहलाता है? दमन। और प्रतिगमन यानी पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। लगाइएगा दिमाग। अब सभी के अर्थ बता दिए, अब तो उत्तर तक पहुंचो भैया, साथ में बहनों भी है। अब आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि तो वीडियो को भाई बहन सभी देख रहे हैं इसमें। तो यहां पूछा जा रहा बच्चे जैसा व्यवहार, एक बड़ा व्यक्ति बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा तो पीछे की ओर लौट रहा है, तो ये बिल्कुल आंसर क्या हो गया? ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्यों सही हुआ? प्रतिगमन पीछे की ओर लौट रहा है, बच्चा की तरह व्यवहार कर रहा है। एक 8 साल का लड़का अगर घुटने की तरह चल रहा, घुटने के बल पर, छोटे बच्चे की तरह, तो वो किसकी तरह? एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चे की तरह रो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिगमन। एक शादीशुदा महिला घर आकर सलवार कुर्ते पहनती है, एक बहुत बड़े लड़के का अपनी माँ के गोद में सोना, ये सारा की सारी रक्षा युक्ति प्रतिगमन ही कहलाएगी साथियों। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी के प्राधिकारी कौन है? आरटी के प्रावधान के अंतर्गत राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो व्यवस्थाएं संचालित होती है, उसके नोडल अधिकारी किसे बनाया गया? क्या वो डाइट है, क्या वो एनसीईआरटी है, क्या वो आरआई है, या एसआईआरटी है? देखिएगा, एनसीईआरटी तो नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीयता की स्तर को लेकर बात होती नियम की, तो ये तो होगा नहीं। डाइट प्रत्येक जिले में है, 33 डाइट है, 33 जिले थे, अभी और बढ़ गए, और भी डाइट बढ़ेगी। आरआई होगा नहीं, तो बचा कौन? राज्य के अंदर कौन है? एसआईआरटी। कहां कार्यालय इसका? राजस्थान में, उदयपुर में है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से रुचि का पहलू कौन सा नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, गति करना। आप उत्तर निकालिएगा, रुचि का पहलू क्या नहीं है। बात हो रही है इंटरेस्ट को लेकर। किसको लेकर? इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से निकला है, जिसका अर्थ होता अंतर करना, अंतर करना। और अंतर कब करोगे? जब आप किसी को जानने का प्रयास करोगे, तभी तो क्या करोगे? अंतर। अंतर कब करोगे? जब आपको अनुभव होगा, तभी तो क्या करोगे? अंतर। और जानने का प्रयास करोगे तो इसका मतलब इच्छा तो शामिल है ही है। तो ये तीन तत्व तो संबंध किससे है साथियों? आपके इस इंटरेस्ट से। तो बचा कौन सा? गति का मतलब रुचि से नहीं है, इसका संबंध शारीरिक गतिविधियों से है, शारीरिक गतिविधि से है साथियों, रुचि से नहीं है। तो आप समझ गए होंगे उत्तर कौन सा होगा? डी विकल्प क्या होगा? सही। और ये क्या हो गया? ये तीनों गलत। कि पहलू कौन सा नहीं है रुचि का? तो तीनों तो पहलू है, जो गति करना है ये रुचि का पहलू नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, पढ़िएगा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था बालक बालिकाओं को आप जो सहयोग देते हो, तो उसके लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? कि अभिप्रेरणा होती है, आलोचना होती, गलती निकालना होती, सभी। देखो, विकल्प देखकर ही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। किशोरावस्था वाले बालकों को आप सहयोग देने के लिए क्या चाहोगे, क्या करोगे? किशोरावस्था वाले बालकों को सहयोग देना, क्या उसकी गलतियां निकालोगे? गलती निकालोगे तो और भड़क जाएगा, तो ये होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो ये सभी वैसे ही कट गया। क्या उसकी आलोचना करोगे? आलोचना करोगे तो निंदा करोगे तो और ईर्ष्या आ जाएगी उसमें। तो उसे सहयोग के लिए क्या दी जाए? अभिप्रेरणा दी जाए। तो ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। क्यों सही हो गया? हर चीज पर तथ्यात्मक प्रस्तुति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14,
आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, WHO के अनुसार किशोरावस्था की मध्य की अवस्था है। हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था के कालखंड को लेकर और बात हो रही है WHO। तो WHO ने किशोरावस्था का कालखंड कितना बताया है, देखिएगा। वैसे सामान्य कालखंड की यदि अपन बात करें तो विकास की अवस्थाओं का सामान्य कालखंड पर चर्चा कर लेते हैं। पहले विकास की अवस्था को लेकर देखिएगा, 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 पर तो आती शेषावस्था, जिसका कालखंड कितना माना गया, 0 से 5 वर्ष माना गया। दूसरे नंबर पर आती बाल्यावस्था, जिसका कालखंड कितना माना गया, 6 से 12 माना गया, 6 से 12 वर्ष। तीसरे नंबर पर आती किशोरावस्था, जिसका कालखंड जो माना गया वो कितना माना गया, 13 से 18 वर्ष तक माना गया। और चौथे नंबर पर आती है प्रौढ़ावस्था। क्या आती है, प्रौढ़ावस्था, जिसका कालखंड क्या माना गया, 19 वर्ष के बाद। ये तो अपने सामान्य कालखंड को लेकर बात हो रही, लेकिन यहां पूछा जा रहा है WHO के अनुसार। किसके अनुसार, WHO के अनुसार यदि बात करें तो क्या होगा, क्या वो 10 से 19 वर्ष होगा, 10 से 14 वर्ष होगा, 12 से 18 वर्ष होगा, 10 से 21 वर्ष। देखिएगा 10 से 21 वर्ष को लेकर तो यदि हम बात करें तो किशोरावस्था को लेकर चर्चा नहीं की गई। फिर 21 साल का जो संबोधन किया गया वो तो आपके मतदान को लेकर बात की गई, आखिर किसको किशोर माना गया। तो मतदान को लेकर उस समय के कालखंड में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की गई। हालांकि 18 साल का व्यक्ति जो वयस्क माना गया है। 12 से 18 वर्ष का उल्लेख जब यहाँ तो 13 से है तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, सामान्य में भी नहीं आ रहा। 10 से 14 वर्ष का होता ही नहीं है, तो बचा कौन, 10 से 19 वर्ष के कालखंड को WHO ने माना था। 10 से लेके कौन सा कालखंड, 19 वर्ष का कालखंड। तो बिल्कुल ये विकल्प WHO के अनुसार क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसलिए ए विकल्प क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने पढ़ा है, ये परिभाषाओं से सवाल पूछा गया है। शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात किसने कही, शैक्षणिक परिस्थितियों में किसी भी मनोवैज्ञानिक पक्ष की यदि हम चर्चा करते हैं, यदि हम उसके अध्ययन की बात कहते हैं तो ये अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस कथन को किसने कहा है, ये आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। यहां 4 विकल्प दिए गए साथियों, स्टीफन है, मैकडूगल है, प्रोफेसर ट्रो है या पील है। यदि आपको चारों कथनों पर या चारों विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। कैसे, पील महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। ये बात कही, शिक्षा मनोविज्ञान तो क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान है। इस विकल्प को लेकर चर्चा हुई, इसका मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं। फिर यदि हम स्टीफन की यदि बात करें तो स्टीफन ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध क्या है, अध्ययन है। ये कथन कहा है इसने, अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शैक्षणिक परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर बात हो रही है यहां पर, तो ये भी होगा नहीं। और मैकडूगल ने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा, हालांकि मैकडूगल एक ऐसी शख्सियत है जिसने मनोविज्ञान को लेकर बात कही थी, हमारे आचरण व्यवहार का यथार्थ अध्ययन करता है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा गया। इसके अलावा मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैकडूगल ने क्या कहा, एक तो बात कही इसने आचरण को लेकर, आचरण वे व्यवहार का क्या है, यथार्थ अध्ययन है। यथार्थ क्या है, अध्ययन है। इसको लेकर चर्चा कही है। तो ये विकल्प भी नहीं हो रहा, तो बचा कौन, तो सी विकल्प ही है जिसमें इस कथन को कहा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो प्रोफेसर ट्रो जो है जिन्होंने इस कथन को लेकर बात कही,
हमने चारों विकल्प पर चर्चा की और उत्तर तक पहुंच गए। तो जब तक विषय पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 16 क्या कहता है। एक शब्द यहां दिया गया किंडरगार्टन। ये किस भाषा का शब्द है? पहले तो ये सोचिएगा ये किंडरगार्टन एक विधि है और इस विधि को किसने दिया था। बात हो रही है इस किंडरगार्टन को लेकर। देखिएगा किंडरगार्टन की यदि हम बात करते हैं तो इसको प्रतिपादक जो था वो साथियों फ्रोबेल था। कौन था? फ्रोबेल नाम का एक व्यक्ति था जो कि कहां का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। तो अब आप उत्तर तक तो वैसे ही पहुंच गए होंगे कि फ्रोबेल जर्मनी का है, तो किंडरगार्टन जो शब्द है वो भी संभवतः जर्मनी का ही होना चाहिए। लेकिन किंडर का अर्थ क्या होता है? किंडर का अर्थ क्या होता है और गार्डन का अर्थ क्या होता है? यानी कि बालो उद्यान कहते हैं। किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बालो उद्यान, यानी कि बालकों का बगीचा। कैसे? जिस तरह से एक माली बगीचे को सींचता है, देखभाल करता है, उसी तरह शिक्षक विद्यालय में बालक रूपी पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है और उनको ज्ञान संचित करवाता है। तो इस दृष्टि से खेल खेल में सिखाने का जो संबंध है ये किसका है साथियों? खेल के आधार पर सिखाने की बात फ्रोबेल ने कही। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये किस भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का है, अमेरिकन होगा नहीं, जापानी होगा नहीं, रूसी होगा नहीं। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अब उत्तर तक आप क्यों पहुंच पाए? क्योंकि आपको विषय पर अगर पकड़ है तो उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक कौशल से संबंधित है? यानी कि सामाजिक कौशल को लेकर कौन सा तत्व इसमें विद्यमान है? क्या संप्रेषण कौशल है, द्वंद्व प्रबंधन कौशल है, नेतृत्व कौशल है? सभी है। पहले तो आप ये सोचिएगा कौशल किसे कहते हैं, क्या होता है कौशल? देखिएगा कौशल का अर्थ होता है निपुणता से। शब्दों के अर्थ यदि आप समझोगे, कौशल का अर्थ क्या हो गया? निपुणता, या हम यो भी कह सकते हैं पारंगतता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पारंगतता भी कह सकते हैं, या पांडित्यता भी कहा गया। कौशल को क्या कहा गया? यह जिस विषय वस्तु में आपकी बहुत ही पकड़ है, तो ये क्या हो गया? परिमार्जितता भी कहलाता है कौशल। लेकिन यहां सवाल पूछा जा रहा है सामाजिक कौशल। एक व्यक्ति, एक कोई प्राणी है, सोशलाइजेशन कैसा रखता है, सब लोगों से उसकी बनती या नहीं बनती, अपने परिवार के लोगों से बनती या नहीं पड़ती, अपने मित्रों के लोगों से उसकी कैसी रिलेशनशिप है, अपने समाज से, जिस समाज से वो बिलोंग कर रहा है, संबंध रखता है, वहां पर उसका कैसा बिहेवियर है। तो इन सभी तथ्यों की यदि बात करें तो सामाजिक कौशल प्राप्त व्यक्ति एक तो क्या है? संप्रेषण, उसका बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये भी सामाजिक कौशल से संबंधित है। यदि वो किसी भी व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है तो उसमें भी उसकी क्या रहनी चाहिए? परिमार्जितता रहनी चाहिए, पंडितता रहनी चाहिए। तो द्वंद्व प्रबंधन कौशल भी होना चाहिए, अपने समूह का अच्छा नेतृत्व करता भी होना चाहिए। तो इसका मतलब सभी विकल्प क्या हो गए? सही हो गए। तो डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? बहुत ही इजी सवाल है। एनसीएफ 2005 के निर्माणकर्ता कौन है? अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर यशपाल या वेद प्रकाश? सीधा सा फटाफट उत्तर दीजिए, तो बहुत ही सरल है। क्या होगा? अर्जुन सिंह होगा नहीं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार भी होगा नहीं, वेद प्रकाश भी नहीं होगा। तो बचा कौन? प्रोफेसर यशपाल थे, जो एनसीएफ 2005 के निर्माणकर्ता के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकार्यवाद का अग्रदूत किसे कहा गया? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। प्रकार्यवाद की मीमांसा किसे कहते हैं? एक तो ये सोचिएगा
प्रकार्यवाद है क्या? प्रकार्यवाद एक संप्रदाय है। प्रकार्यवाद क्या है? यह संप्रदाय है। इस संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स है। अब सोचिएगा, जब विलियम जेम्स है तो यहां पर नाम आ रहा है कि विलियम जेम्स का, तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा? यही होगा। जीन पियाजे क्या? संज्ञानवाद से, तो ये तो होगा नहीं, पता ही पड़ रहा, संज्ञानवाद ये होगा नहीं। थॉर्नडाइक व्यवहारवाद से है, तो ये भी विकल्प क्या हो रहा है? होगा नहीं। और विलियम वुंट संरचनावाद से, तो ये भी क्या है? होगा नहीं। तो बचा कौन? विलियम जेम्स ही तो बचा, जिसे प्रकार्यवाद की क्या कहा गया? मीमांसा भी कहा गया। चलिए, आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? बहुत ही इजी सवाल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान में क्या नाम है? MHRD का नाम परिवर्तन हो गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में ये गठित किया गया, लेकिन इसका नामकरण चेंज हुआ। तो वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? भाषा मंत्रालय, अधिकार मंत्रालय, व्यवहार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। ये तो दे ही सकते हो भैया। क्या होगा? भाषा मंत्रालय नहीं, अधिकार मंत्रालय नहीं, क्या होगा? व्यवहार मंत्रालय। वर्तमान में इसे नहीं कहते हैं, वर्तमान में इसे क्या कहा गया? शिक्षा मंत्रालय कहा गया। तो ए विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जा रहा है। तो यदि साथियों आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आज बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, तो बिल्कुल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो तैयारी कर रहे हैं, उनका अपने स्वयं के आंकलन के लिए काफी कारगर होगी। तो इसी तरह के वीडियो को यदि आपको और चाहिए तो फिर हम कल फिर मुलाकात करेंगे। बाकी लगभग मैंने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम 1 से लेकर 50 तक, यानी कि 50 वीडियो अपलोड किए थे और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर चर्चा की है। हो सकता है साथियों कि अब मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का जो दौर आगे और क्या चलायमान रखना है या नहीं रखना, यदि आपके कमेंट आते हैं कि सर कंटिन्यू रखिए, तो हो सकता थोड़ा सा समय का भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अब तक मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 9 बजे 9 सवा 9 शुरू होती थी, तो हो सकता थोड़ा सा टाइम में बदलाव होगा। तो उस बदलाव की सूचना आप तक वैसे भी पहुंच जाएगी। तो अब समय, क्योंकि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि जनवरी माह पात्रता को लेकर घोषणा भी चर्चाओं का दौर भी रहा है। जैसे वैकेंसी का डिक्लेरेशन होता, समय का अभाव रहेगा, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सिरजी स्टडी सेंटर जो कि उदयपुर का एक मार्मिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुसंख्यक लोग पढ़ते हैं। तो मैं सिकवाल सर अब आपसे इस वीडियो के साथ अगले वीडियो से मुलाकात करेंगे नए तथ्यों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।